हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। तो आज हम म्यूटेशन टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। कल की क्लास आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। हमने काफ़ी कुछ समझा था म्यूटेशन के बारे में। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन है एक सडन और या फिर हम कह सकते हैं परमानेंट चेंज डीएनए सीक्वेंस में ऑर्गेनिज्म के, और ये एक सिंगल जीन को भी अफेक्ट कर सकता है और क्रोमोसोम के एक लार्ज सेशन को भी अफेक्ट कर सकता है। ये जो टर्म है म्यूटेशन वो दी थी ह्यूगो डी व्रीस ने, और इन्होंने ही म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, फर्स्ट ऑब्जर्व किया था। साइंटिस्ट ने उन्होंने देखा था कुछ ट्रेट्स में सडन चेंजेस देखे उन्होंने, जैसे कि फ्लावर का कलर हो गया, हाइट हो गई, और उन्होंने बोला था कि ये जो है नॉर्मल इनहेरिटेंस नहीं है। सेड राइट की हमने कल बात करी थी कि इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ये एक अमेरिकन फार्मर थे। इन्होंने देखा था कि इनकी जो है काफ़ी सारी शीप्स में इन्होंने देखा था, शीप में एक छोटे बैरों वाली शीप है जिसे एनकॉन शिप कहते हैं, शीप सॉरी। और उन्हें लेकिन ये नहीं पता था ये जो सब चेंजेस हैं ये जेनेटिक म्यूटेशन है, इस वजह से उसके पैर छोटे हैं। तो इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था म्यूटेशन को, बट इन्हें ये चीज़ पता ही नहीं थी ये जेनेटिक म्यूटेशन है। तो जो ह्यूगो डी व्रीस है, हम कह सकते हैं इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व करके साइंटिफिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि म्यूटेशन है क्या, और इसको टर्म दिया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर सेलेक्ट करेंगे। हम इंड्यूस म्यूटेशन के बारे में पढ़ चुके थे, इंड्यूसर्स के बारे में पढ़ा था हमने, टाइप्स ऑफ इंड्यूसर्स, म्यूटेशंस। म्यूटेशंस वो एजेंट्स होते हैं, देखिए हमने कल इस बारे में भी पढ़ा था। म्यूटेशंस एजेंट्स होते हैं जो कॉज करते हैं म्यूटेशन को, है ना। हमने टाइप्स ऑफ इंड्यूसर्स के बारे में पढ़ा था, फिजिकल केमिकल एग्जाम्पल्स पढ़े थे। कल हमने न्यूरोस्पोरा पढ़ा था। ये एक रेड क्या है, लाल रंग की फंगस, फंजाई है ना, जो इसे इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक रिसर्च में। साथ ही साथ कल हमने पढ़ा था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, क्या है ये। फिर हमने बात करी थी प्रोटोट्रॉफ के बारे में, साथ ही साथ हमने ऑक्सोट्रॉफ के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन दो टाइप्स की हो गई, एक हो गई हमारी क्रोमोसोमल म्यूटेशन, सेकेंड हो गई हमारी जीन म्यूटेशन। तो आज हम यही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है। ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आना, चेंज हो जाना क्रोमोसोमर का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स का सॉरी। एग्जाम्पल जैसे कि अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स एंड रीजॉइन इनडायरेक्टली, जैसे क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट ब्रेक हो जाए यानी टूट जाए और उसके बाद वो गलत सलत तरीके से वापस जुड़ जाए। समझ आया, जब कोई पॉइंट टूट कर गलत तरीके से जुड़ जाए। देखो, फर्स्ट होती है हमारी हेट्रोप्लॉइडी, इसको हम जीनोमेट्रिक म्यूटेशन भी कहते हैं। ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन का ही एक पार्ट है, हम आगे पढ़ रहे हैं, इसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम द नॉर्मल डिप्लॉइड टू एन सेट, जब चेंज हो जाए किस में, जो क्रोमोसोमल का नंबर है, नॉर्मल क्या है, डिप्लॉइड है, 2n है, ठीक है ना, नॉर्मल सेट है, डिप्लॉइड सेल है। लेकिन जब क्रोमोसोमल के नंबर में चेंज हो जाए तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोप्लॉइडी, या फिर हम इसको जीनोमेटिक म्यूटेशन भी कह सकते हैं। अब इसमें भी हमें सब टॉपिक्स हैं, है ना। अब जो हेट्रोप्लॉइडी है ये इंक्लूड करती है यूप्लॉइडी और साथ ही साथ एनीप्लॉइडी। चलो पढ़ते हैं क्या है ये यूप्लॉइडी और एनीप्लॉइडी। पहला आ गया हमारा ये यूप्लॉइडी। Euploidy is a type of mutation where the entire set of chromosomes changes. An organism has more or fewer sets of chromosomes than normal. Euploidy है क्या, यूप्लॉइडी है एक टाइप है, ये भी म्यूटेशन का ही टाइप है, जहाँ पे जो पूरा सेट होता है क्रोमोसोम्स का वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। समझ आया, ये ऐसा म्यूटेशन का टाइप है जिसमें पूरा सेट ही क्रोमोसोम का चेंज हो जाएगा। चलो, एन ऑर्गेनिज्म हैज मोर और फ्यूअर
कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो नॉर्मल क्रोमोसोम सेट्स हैं उससे ज़्यादा या फिर कम होंगे इसमें। क्लियर? चलिए देखते हैं इसको। In most organisms, the normal number of chromosome set is 2n diploid, इसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, हमें पता ही है ह्यूमन्स आर डिप्लॉइड, 2n इज इक्वल टू 46। लेकिन यूप्लॉइडी में क्या होता है, सामान्य तौर पे यानी नॉर्मली जो ये डिप्लॉइड होता है इससे या तो ज़्यादा होंगे क्रोमोसोम सेट या फिर कम होंगे ऑर्गेनिज्म में। टाइप्स ऑफ यूप्लॉइडी, अब देखो यूप्लॉइडी के भी टाइप्स हैं, कितनी चीज़ें होती हैं। देखो टॉपिक, देन सब टॉपिक, फिर उसके टाइप्स, कितना कुछ है। इसलिए मैंने बोला था कि क्लास जो है एक दिन में हम फिनिश नहीं करेंगे, एक लाइन में हम नहीं निपटाएंगे। देखो पहला हो गया हमारा हैप्लॉइडी यानी एन, जिसमें क्या होता है सिर्फ एक सेट होगा क्रोमोसोम का। हैप्लॉइडी किस में देखने को मिलती है, मेल्स बीज में, वेब्स में, या फिर हम कह सकते हैं आंट्स में। जैसे कि ड्रोन बी हैज़ ओनली एन, हैप्लॉइडी कितनी होगी, 16 क्रोमोसोम्स होंगे। ये ड्रोन बी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हो गई जैसे हमारी डिप्लॉइडी, 2n ह्यूमंस में होता है ना डिप्लॉइड सेट, मतलब 2 सेट होंगे क्रोमोसोम के, दोनों पेरेंट्स से एक एक मिलेगा, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट। मोस्ट हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिप्लॉइड, मोस्ट हायर एनिमल्स और जो प्लांट्स होंगे वो डिप्लॉइड होंगे, जैसे कि ह्यूमंस, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं 2n डिप्लॉइड होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, हम जानते हैं ये बात है ना। प्लांट्स में बात करें तो पी प्लांट, इसमें होगा 2n इज इक्वल टू 14। थर्ड आ जाता है हमारा पॉलीप्लॉइडी, इसमें 2 से ज़्यादा सेट्स होंगे, मोर देन 2 सेट्स। व्हेन ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जब एक ऑर्गेनिज्म में 2 से ज़्यादा जो है क्रोमोसोम के सेट प्रेजेंट होंगे। ये बहुत कॉमन है प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स में ये बहुत ही रेयर है। क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं टेबल के ज़रिए। देखिए जैसे अगर हम बात करें ट्रिप्लॉइड यानी 3n, यानी 3 सेट्स होंगे क्रोमोसोम के। ये कहाँ देखने को मिलेगा, सीडलेस बनाना में। ट्रिप्लॉइड यानी 3 सेट जो क्रोमोसोम्स होंगे वो हमें सीडलेस बनाना में देखने को मिलेंगे। यहाँ 3n इज इक्वल टू हो गया 33। देन 4n यानी टेट्राप्लॉइड, इसमें होते हैं 4 सेट्स क्रोमोसोम के, ये होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया पोटैटो, 4n इज इक्वल टू 48। देन 5 सेट्स प्रेजेंट होंगे पेंटाप्लॉइड में, और ये बहुत ही रेयर होता है और रिसर्च में इसका यूज़ होता है। देन आ जाता है हमारा 6n यानी हेक्साप्लॉइड, इसमें 6 सेट क्रोमोसोम के प्रेजेंट होंगे, इसका एग्जाम्पल हो गया ब्रेड व्हीट, 6n इज इक्वल टू 42। फिर आ जाता है हमारा 8n यानी 8 सेट क्रोमोसोम के प्रेजेंट होंगे, ऑक्टाप्लॉइड बोलेंगे इसको, और ये किस में होंगे, स्ट्रॉबेरी में, 8n इज इक्वल टू 56। क्लियर? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ पॉलीप्लॉइडी अकर्स, कैसे होती है पॉलीप्लॉइडी। देखो नेचुरली होती है जब एरर हो जाए सेल डिवीज़न में, यानी म्योसिस या माइटोसिस। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं लैब्स में केमिकल का यूज़ करके, जैसे कोल्चिसिन, इससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्जर फ्रूट्स, बड़े बड़े फल, मोर यील्ड सीडलेस वैरायटी, ये सब हम कर सकते हैं। अच्छा ये मोर यील्ड क्या है, चलो देखें क्या है ये मोर यील्ड। पेन का कलर भी ले लिया जाए ना। मोर यील्ड, इसका मतलब हुआ अधिक उपज भी कह सकते हैं इसको, है ना। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लिखना चाहो तो लिख लो, अधिक उपज, या क्या बोलते हैं हम इसको, ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन। जैसे कि कोई भी फल है, ठीक है, अगर उसमें पहले जितने फल आते थे, ठीक है ना, कोई भी फसल है
जिसमें समझ लो पहले जितने भी नॉर्मली जितने फल आते थे, ठीक है ना, बीज या अनाज मिलने लगे, अब पहले से ज़्यादा उसमें फल मिल रहे हैं आपको, उस फसल से ज़्यादा बीज या अनाज मिलने लगे, तो हम कहते हैं कि ये उसकी यील्ड जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। समझ आया या नहीं? जैसे कोई भी जब किसी फसल से पहले से ज़्यादा, पहले उसमें जितने भी फल मिलते होंगे, अब ज़्यादा फल, बीज या हम कह सकते हैं अनाज मिल रहा है, तो हम कहेंगे उसकी यील्ड बढ़ गई। चलो देखते हैं। चलें देखिए, अगर म्यूटेशन या पॉलीप्लॉइडी से कोई फसल से कोई फसल बड़ी और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है ना, ताकतवर हो गई, और उससे हमें और ज़्यादा फल अनाज मिलने लगा, तो हम क्या कहेंगे, दिस वेराइटी गिव्स मोर यील्ड। अब समझ आया ये मोर यील्ड क्यों कह रहे हैं? चलिए, सीडलेस वैरायटीज़ हो गई, जैसे बनाना हो गया सीडलेस, जैसे वाटरमेलन भी आता है। लार्जर फ्रूट्स हो गए, बड़े फ्रूट्स हो गए। पॉलीप्लॉइडी आपको क्लियर हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जब एरर आ जाता है सेल डिवीज़न में, ठीक है, मियोसिस माइटोसिस में, ठीक है, ये नेचुरली हो रहा है, और लैब्स में केमिकल्स का यूज़ करके, कॉल्चिसिन का यूज़ करके आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कराए जाते हैं जब लार्ज फ्रूट्स, मोर यील्ड और सीडलेस वेराइटीज़। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें? हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी के हमें टाइप्स देखने हैं। पॉलीप्लॉइडी यानी मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी दो या दो से ज़्यादा ही हम कहेंगे, एक्चुअली मोर देन 2 है, 2 नहीं, मोर देन 2 होंगे तो डिप्लॉइड हो गया ना। पॉलीप्लॉइडी में 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम के सेट प्रेजेंट होंगे, चाहे वो 3n हो, 4n हो, 5n या जो भी, ठीक है ना, एक्सेट्रा। 2 मेन टाइप्स होते हैं पॉलीप्लॉइडी के। फर्स्ट होता है हमारा ऑटो पॉलीप्लॉइडी, सेकेंड होता है हमारा एलो पॉलीप्लॉइडी। क्या है ये? चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑल क्रोमोसोम सेट्स कम फ्रॉम द सेम स्पेशीज, यानी जो भी क्रोमोसोम के सेट हैं वो सेम स्पेशीज से ही आएंगे। हैपन्स ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ द सेम जीनोम। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अभी हमने जो पढ़ा, ऑटो मीन्स सेल्फ, क्रोमोसोम सेट्स कम फ्रॉम सेम स्पेशीज, हैपन्स ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ द सेम जीनोम। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी एक ही स्पेशीज के, पैन ले लेती हूँ, जब किसी एक ही स्पेशीज के, सेम स्पेशीज है ना, एक ही स्पेशीज के, ठीक है ना, डिप्लॉइड यानी 2n सेल्स, 2n सेल, इसके क्रोमोसोम्स गलती से डुप्लीकेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या हो गए? बाय मिस्टेक क्या हो गए? डुप्लीकेट हो गए। डुप्लीकेट हो गए तो वो क्या बनाते हैं? तो वो टेट्राप्लॉइड, पेन टेट्राप्लॉइड या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। टेट्राप्लॉइड यानी 4n। जब किसी एक ही स्पेशीज यानी सेम स्पेशीज के डिप्लॉइड सेल यानी 2n सेल के क्रोमोसोम्स जो हैं बाय मिस्टेक यानी गलती से डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो वो टेट्राप्लॉइड या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। टेट्राप्लॉइड मतलब 4n या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा पोटैटो। इफ़ आ डिप्लॉइड पोटैटो एक्सीडेंटली डबल्स इट बिकम्स टेट्राप्लॉइड। अगर वो गलती से डुप्लीकेट हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 4n हो जाएंगे और क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 48। सब जो होगा सेम स्पेशीज से। ये जो प्लांट्स हैं ये यूजुअली क्या होंगे? लार्जर होंगे, बड़े होंगे, मजबूत होंगे, लेकिन स्टेराइल होंगे। मतलब ये हुआ, ये जो प्लांट्स हैं ये मजबूत होंगे, बड़े भी होंगे, है ना, ताकतवर भी होंगे, लेकिन ये फल नहीं दे सकते, ये स्टेराइल हो गए, ठीक है ना। यानी ऐसा पौधा जो फल या बीज नहीं दे सकता। जैसे कि वाटरमेलन हो गया, ये सीडलेस होता है, ये क्या हो गया? ऑटो ट्रिप्लॉइड हो गया, यानी 3n हो गया। क्लियर? आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? देखो, ऑटोप्लॉइडी मतलब होता है सेल्फ, ठीक है ना,
इसमें होता क्या है, जो क्रोमोसोम सेट्स होंगे सब एक ही स्पेशीज़ के होंगे। जब किसी एक ही स्पेशीज़ के डिप्लॉइड सेल की क्रोमोसोम गलती से डुप्लीकेट हो जाते हैं तो वो टेट्राप्लॉइड या उससे ज़्यादा हो जाते हैं, हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो मीन्स होता है डिफरेंट। इसमें जो क्रोमोसोम सेट्स हैं वो डिफरेंट स्पेशीज से मिल रहे हैं, ठीक है ना। हैपेंस व्हेन टू स्पेशीज हाइब्रिडाइज यानी क्रॉस हो गया है ना, एंड द रिजल्टिंग हाइब्रिड हैज कंबाइंड क्रोमोसोम्स ऑफ बोथ स्पेशीज। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखो एलो मीन्स हो गया अलग, दोनों अलग अलग स्पेशीज से क्रोमोसोम सेट आए, ठीक है। हैपेंस व्हेन टू स्पेशीज हाइब्रिडाइज, ये कब होता है, जब दो हाइब्रिडाइज हो गए, मतलब दो स्पेशीज क्या हो गया, उनके बीच में क्रॉस करा दिया गया, तो उसका रिजल्ट क्या मिला, हाइब्रिड हैज़ कंबाइंड क्रोमोसोम। उस पर क्या है, कंबाइंड क्रोमोसोम्स हैं दोनों स्पेशीज के मिले जुले। समझ आया आप लोग को। देखिए इसका मतलब होता है जब दो अलग अलग स्पेशीज का क्रॉस होता है, ठीक है ना, यानी हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब दो अलग अलग स्पेशीज का क्रॉस हो रहा है यानी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो क्या होता है, जो नया जीव है ना, नया ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, दोनों का मिला जुला क्रोमोसोम सेट लेकर बनते हैं। तो जो नए हमारे जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो दोनों का मिला जुला क्रोमोसोम जो है सेट लेकर बनते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल हो गया इसका क्रॉस बिटवीन रफेनस यानी रेडिश या और ब्रासिका यानी कैबेज। इसका जब क्रॉस कराया तो हाइब्रिड मिला हमें क्या, रस्फेनो ब्रासिका। क्लियर। अरे ये गलत लिख दिया स्पेलिंग, है ना, इसकी स्पेलिंग होगी RAPHANOBRASSCA। बाई मिस्टेक गलत हो गया, करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर। देखिए जब रेडिश यानी मूली और ब्रासिका यानी पत्ता गोभी के बीच में क्रॉस कराया तो हमें कौन सा हाइब्रिड मिला, रफेनो ब्रासिका। ये हाइब्रिड पौधा तो सही, ठीक है, पर ये क्या है, ये स्टेरल था। मतलब ये था यानी ये और ज़्यादा बीज नहीं बना सकता था। इसमें जो जड़ें थी वो किसकी थी, वो रेडिश की थी। और जो लीव्स थी, ठीक है ना, पत्तियां थी, वो कैसी थी, पत्ता गोभी जैसी थी। तो ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ। ये क्या था, ये स्टेरल था। यानी क्या हुआ, ये बीज नहीं बना सकता था। अनदर फेमस एग्जाम्पल ब्रेड वीड यानी ट्रिटिकम एस्टिवम। ये क्या है, एलो हेक्साप्लॉइड यानी 6N है। किससे बनता है, ये बनता है जब 3 डिफरेंट यानी अलग अलग स्पेशीज के बीच में क्रॉस हो। ये जो लिखा है इसे रेस कर दूं या नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं ना। चलो साइंटिफिक नेम हो गया ये व्हीट ब्रेड का, क्या है, सॉरी ब्रेड व्हीट, ट्राइटिकम एस्टिवम। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, लिख दूं ट्राइटिकम और एस्टिवम। चलिए अच्छा, वाई इज ब्रेड व्हीट स्पेशल। ये स्पेशल क्यों है ब्रेड व्हीट, ओफो एक मिनट, वाई इज ब्रेड व्हीट स्पेशल, क्यों है ये स्पेशल। हमने भी एग्जाम्पल दिया ना ब्रेड व्हीट का। अनदर फेमस एग्जाम्पल ब्रेड व्हीट, ये क्या है, एलोहेक्साप्लॉइड है, इसलिए लिया है ना, और 3 डिफरेंट स्पेशीज से बनती है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना। क्यों है ब्रेड व्हीट स्पेशल, देखो पहला तो यही पॉइंट हो गया, इट इज एन एलो पॉलीप्लॉइड। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ ये क्या है, 3 डिफरेंट स्पेशीज के क्रॉस से बन रही है, मीनिंग इट इज फॉर्म्ड बाय द क्रॉसिंग ऑफ 3 डिफरेंट वीट स्पेशीज। वीट की 3 अलग अलग स्पेशीज के क्रॉस से ये बन रही है। ओहो, ये बार बार क्या हो रहा है, स्पेशीज। सेकंड क्या होगा इसका पॉइंट, क्यों है स्पेशल, चलिए देखते हैं। सेकंड हो गया, इट हैज़ अ लार्ज जीनोम, इट हैज़ ए लार्ज जीनोम। इसका मतलब क्या हुआ, ये मोर रेजिस्टेंस होगी, है ना, विच मेक्स इट मोर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंट कंडीशन जैसे कि कोल्ड, हीट, ड्रॉट एक्सेट्रा। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि लार्ज जीनोम है, इसका मतलब ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होगी, मतलब इन्वायरमेंट कंडीशन चाहे ठंड हो, गर्मी हो, सूखा हो, ये सब झेल सकती है, इसलिए इसको सेलेक्ट किया गया, इसलिए ये स्पेशल है। समझ आया, लार्ज जीनोम है जो इसे क्या बना रहा है, मोर रेजिस्ट बना रहा है, यानी इन्वायरमेंट कंडीशंस जो हैं चाहे ठंड हो, गर्मी हो, सूखा हो, ये सब झेल सकती है। क्लियर। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इट्स ग्रेन्स हैव हाई स्टार्च, स्टार्च ज़्यादा होगा, प्रोटीन ज़्यादा होगा, स्टार्च एंड प्रोटीन कंटेंट विच मेक इट परफेक्ट, जो इसको क्या बना रही है, परफेक्ट बना रही है, विच मेक्स इट परफेक्ट फॉर मेकिंग सॉफ्ट एंड कह सकते हैं फ्लफी चपातीज एंड ब्रेड। तो जो रोटी है, ब्रेड है, वो क्या होगी, सॉफ्ट बनेगी और फ्लफी बनेगी क्योंकि इसमें स्टार्च और प्रोटीन कंटेंट हाई है। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अब आ जाता है हमारा यूप्लॉइडी कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे एनीप्लॉइडी। क्या है एनीप्लॉइडी? इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन वेयर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंजेस but not the whole set, only one of few chromosomes are added or missing, it is not a multiple of n। एनीप्लॉइडी एक क्रोमोसोम म्यूटेशन का ही पार्ट है जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा लेकिन पूरा सेट नहीं चेंज होगा, सिर्फ एक जो होगा या हम कह सकते हैं कुछ वन ऑफ फ्यू क्रोमोसोम या तो जुड़ जाएंगे या फिर गायब हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे, ये जो है एन का मल्टीपल नहीं होगा। क्लियर। चलिए कैसे होता है, हाउ डज इट हैपन, इट यूजुअली हैपन ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस। नॉन डिसजंक्शन मतलब ये कब होता है, जब क्रोमोसोम जो है प्रॉपरली क्या हो जाते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते, वेयर क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट प्रॉपरली। एनीप्लॉइडी तब होती है जब मियोसिस यानी गैमीट्स बनने की प्रक्रिया, ठीक है ना, मियोसिस क्या होगी, गैमीट्स फॉर्मेशन की, है ना, टाइम। ड्यूरिंग मियोसिस यानी गैमीट फॉर्मेशन की प्रक्रिया के दौरान जब क्रोमोसोम प्रॉपरली सेपरेट नहीं होते, ठीक है, इससे क्या होता है, दिस रिजल्ट इन एक्स्ट्रा और मिसिंग क्रोमोसोम इन द गैमीट्स या स्पर्म। इससे जो स्पर्म या हम कह सकते हैं एग बनते हैं उसमें ज़्यादा या कम क्रोमोसोम होते हैं, या तो ज़्यादा होंगे या कम होंगे। क्लियर। फिर से समझते हैं ये कब होता है, ये जो होता है जब मियोसिस के दौरान यानी गैमीट्स बनने के दौरान, गैमीट्स फॉर्मेशन की प्रक्रिया के दौरान क्रोमोसोम सही से सेपरेट नहीं हो पाते, इससे स्पर्म या एग जो होता है उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं
या तो ज़्यादा या फिर कम होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ें, देख लेते हैं मोनोसोमी में 2n-1 यानी एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका टर्नर सिंड्रोम। 45 होते हैं, है ना, 45 एक एब्सेंट होता है, मिसिंग होता है, एक्स लिखा है तभी। हम पढ़ चुके हैं इसको डिटेल में। नहीं देखी हो क्लास एंड प्लीज़ अटेंड करिए, सारी क्लास इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बोला था मैंने, और कुछ मिस नहीं करना है। सेकंड आ जाता है हमारा ट्राइसोमी यानी 2n+1 यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया। इसका एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम हो गया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 47 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, तो एक क्रोमोसोम क्या हो गया इसमें एक्स्ट्रा हो गया। फिर आ गया हमारा न्यूलिसोमी यानी 2n-2 यानी पूरा का पूरा एक पेयर जो है ना, कंप्लीट पेयर जो है क्रोमोसोम्स का वो मिस होगा। यूजुअली एल यानी लीथल इन ह्यूमंस। ये लीथल इन ह्यूमंस क्या है, देखो ये जो लीथल है ना, ये खतरनाक है, जीवन के लिए जानलेवा है, ठीक है ना। जो ये लीथल है ये क्या है, ह्यूमंस में अगर हम बात करें क्या है, जानलेवा है, बहुत ही खतरनाक है। ये लीथल होती है क्योंकि जब अगर किसी को है ये, तो क्या होगा, बच्चा जो है कह सकते हैं हम, बात करें अगर हम इसकी, तो क्या एग्जांपल दें आपको। बच्चा मतलब उसके बर्थ से पहले ही वो ख़त्म हो जाता है, मर सकता है, बच्चा मर जाता है, ठीक है ना। लाइफ बहुत ही छोटी होती है इसमें। अगर कोई म्यूटेशन, एक मिनट पेन ले लेते हैं, अगर कोई म्यूटेशन या हम कह सकते हैं जेनेटिक म्यूटेशन, या हम कह सकते हैं जेनेटिक कंडीशन लीथल है, जेनेटिक कंडीशन लीथल है, तो इंसान के लिए इतनी गंभीर होती है कि वो जीवित ही नहीं रह पाता, उसका जो लाइफ है बहुत छोटा हो जाता है। इसमें बच्चा जन्म से पहले ही मर जाता है। क्लियर? कितना खतरनाक है, सोचो, बच्चे का बर्थ भी नहीं हो पाता और वो मर जाता है, बहुत ही डेंजरस है ये। टेट्रासोमी क्या है, 2n+2, इसमें क्या है, एक पेयर एक्स्ट्रा होगा। न्यूलिसोमी में एक आपका पेयर कम हो गया, ठीक है, और टेट्रासोमी में क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा पेयर होगा इसमें। ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। आगे बढ़े, चलिए एक मिनट। क्रोमोसोमल एबर्शन क्या है, क्रोमोसोमल एबर्शन सेम एज क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन की तरह इसमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे क्रोमोसोम में, इंक्लूड है इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, डिलीशन और आ जाएगा इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्जन, डिलीशन और इन्वर्जन। कल हम पढ़ेंगे डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये डिलीशन, ठीक है ना। डिलीशन इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबर्शन। ये एक क्रोमोसोमल एबर्शन का टाइप है जिसमें क्या होता है, इट मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट और मिसिंग, खो जाता है या हम कह सकते हैं गायब हो जाता है क्रोमोसोम का पार्ट। इस वजह से क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट जीन है वो लॉस हो जाती हैं और सीरियस डिसऑर्डर हो सकते हैं, गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। क्लियर? चलिए इसे आगे हम पढ़ते हैं। ये मत सोचिएगा सिर्फ ये पढ़ा, इन्वर्जन पढ़ा हो गया, इसका भी टाइप है। टर्मिनल डिलीशन, डिलीशन भी कह सकते हैं, हैपेंस एट द एंड, या हम कह सकते हैं टर्मिनल पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम। ये कहाँ होता है, एंड में होता है। क्या होता है, वन ब्रेक, एक पार्ट ब्रेक हो जाएगा एंड द एंड पार्ट इज लॉस्ट, और जो एंड का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। जैसे कि इफ नॉर्मल क्रोमोसोम हमारे पास है ABCDEF, टर्मिनल डिलीशन के बाद क्या होगा, ABCD है, EF जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, वन पार्ट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, कौन सा, एंड वाला पार्ट जो है वो लॉस्ट हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए समझ आ गया आप लोग को। इसमें क्या होता है, एक पार्ट टूट जाता है और एंड का पार्ट जो है ये टूट के क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है।
नॉर्मल अगर ए बी सी डी ई एफ है तो टर्मिनल डिलीशन के बाद क्या होगा, ए बी सी डी होगा, ई एफ डिलीट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है ये क्री डू चैट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एंड का जो क्रोमोसोम 5 है वो डिलीट हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो बेबी है, जो नवजात बच्चा है, उसके रोने की आवाज़ एक बिल्ली की तरह हो जाएगी, तेज़ और तीखी हो जाएगी। कितना खतरनाक है ना। तो इस बीमारी से पीड़ित जो बच्चा होगा, नवजात बच्चा हम कह सकते हैं, उसके रोने की आवाज़ बिल्ली की तरह तेज़ और तीखी हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो क्रोमोसोम 5 है, ठीक है ना, क्रोमोसोम 5 पेन ले लेती हूँ 1 मिनट। क्रोमोसोम 5 का छोटा हाथ यानी शॉर्ट आर्म में से क्या हो रहा है, एक भाग हट जाना, एक भाग का हट जाना, डिलीशन हो जाना, ठीक है ना, डिलीट हो गया वो। क्लियर। अच्छा, इसके सिंड्रोम क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। किसके सिम्टम्स, इस डिसीज़ के कह सकते हैं, है ना, इस बीमारी के, जिसमें बच्चे की आवाज़ कैसी हो जाती है, इसमें बच्चे की आवाज़ हो जाती है बिल्ली जैसी तीखी और तेज़। एक मिनट, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, चलिए देख लेते हैं इसके सिम्टम्स। पेन का कलर बदल लें, है ना, मिक्सअप नहीं होगा। देखो, कैट लाइक क्राई हो गया, कैट लाइक क्राई हो गया, ठीक है ना। और क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, मेंटल रिटार्डेशन। और क्या हो गया इसमें, और हो गया लो बर्थ वेट हो गया, लो बर्थ वेट और स्मॉल हेड हो गया। फिजिकल डेवलपमेंट डिले होगा ना, डिलेड फिजिकल डेवलपमेंट। और क्या होगा, वाइड वाइड सेट आइज हो गई, और हम कह सकते हैं राउंड फेस हो गया। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, सारे सिम्टम्स हो गए क्राई डू चैट के, यानी बिल्ली जैसे रोने की आवाज़। बच्चे में, जब बच्चे में कोई बीमारी होती है, वो बिल्ली की तरह तेज़ और तीखी तरीके से रोएगा। कितनी अजीब सी बीमारी है ना ये। चलिए, इसका रीज़न वही है, क्रोमोसोम 5 का छोटा हाथ यानी शॉर्ट आर्म का एक भाग क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। आगे बढ़े, डिलीट हो जाएगा मतलब हट जाएगा। सेकंड इसका आ जाता है इंटर कैलरी डिलीशन। इसमें क्या होता है, द डिलीशन हैपन्स विद इन द क्रोमोसोम नॉट एट द एंड। इसमें क्या है, क्रोमोसोम के एंड पे नहीं हो रहा है, कोई भाग जो है एंड से नहीं हट रहा, बल्कि बीच में से ही हट रहा है। टू ब्रेक्स अकर, दो जगह से टूटेगा, और जो मिडल का सेगमेंट है, जो मिडल का पार्ट है, वो लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और जो बाकी पार्ट है वो रीजॉइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल क्रोमोसोम अगर है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, इंटर कैलरी डिलीशन के बाद क्या होगा, सी और डी डिलीट हो गया, टूटा, और वापस बाकी के जो है वो वापस क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। क्लियर 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 क्लियर। एक सेकेंड, क्लियर हो गया आप लोगों को। ए बी सी डी ई एफ जी समझ लो एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। इंटर कैलरी डिलीशन के बाद क्या हो गया, दो जगह से टूटा, और वो बिल्कुल ही जो बीच का पार्ट है, जैसे एक ये पार्ट एक ये पार्ट, इसके बीच का जो पार्ट है, यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, जो बीच का पार्ट है वो सारा आपका लॉस्ट हो गया, डिलीट हो गया, और जो बाकी का है वो वापस जुड़ गया, ठीक है ना, कनेक्ट हो गया, रीजॉइन हो गया। मोस्ट डेंजरस देन, ये जो है टर्मिनल डिलीशन से भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो जीन्स हैं वो लॉस्ट हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। क्लियर। तो ये टर्मिनल डिलीशन से ज़्यादा इंटर कैलरी डिलीशन क्या है, डेंजरस है, खतरनाक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जीन का लॉस्ट हो रहा है। क्लियर। वाई डिलीशन मैटर, देखो इस वजह से क्या हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है, डेथ हो सकती है, अगर असेंशियल जीन्स जो हैं वो क्या हो जाएं, लॉस्ट हो जाएं।
कभी कभी इसका जेनेटिक मैपिंग में और रिसर्च में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक का आपको? अब हम पढ़ते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन का, या हम कह सकते हैं क्रोमोसोमल एबर्शन का ही एक टाइप है। इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। इन दिस अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम ब्रेक्स, रोटेट्स 180 डिग्री एंड रीअटैचेस एट द सेम प्लेस बट इन रिवर्स डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का एक भाग टूटता है और 180 डिग्री घूम के उसी स्थान पर उल्टी दिशा में यानी रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, रीअटैच हो जाता है। ठीक है, फिर से समझते हैं। ये इन्वर्जन क्रोमोसोम म्यूटेशन, या हम कह सकते हैं क्रोमोसोमल एबर्शन का ही पार्ट है। इसमें क्रोमोसोम जो है ब्रेक होगा, ठीक है ना, क्रोमोसोम का एक पार्ट ब्रेक होके 180 डिग्री घूम के, ठीक है ना, 180 डिग्री घूम के उसी प्लेस पे, है ना, उसी स्थान पर उल्टी दिशा यानी रिवर्स डायरेक्शन में जुड़ जाता है यानी रीअटैच हो जाता है। जैसे नॉर्मल जीन ऑर्डर है ABCDEF, इन्वर्जन के बाद क्या होगा, CD और E जो है वो क्या हो गए, फ्लिप हो गए, 180 डिग्री घूम गए, ठीक है ना, और फिर क्या हो गया ABEDF, ठीक है ना, घूम के वापस उसी प्लेस पे ये जुड़ गए। क्लियर? इसके भी देखो दो टाइप्स हैं इन्वर्जन के। पहला है हमारा पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, दूसरा है हमारा पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है ना। आगे बढ़ें, देखें इसको। पैरासेंट्रिक, पैरा मतलब बिसाइड, यानी हम कह सकते हैं, एक मिनट पेन ले लो, पास में, ठीक है ना, पास में, पास में। इसमें क्या होगा, द इन्वर्टेड पार्ट डज नॉट इंक्लूड द, इसमें जो इन्वर्टेड पार्ट है वो सेंट्रोमेयर इंक्लूड नहीं करेगा। जो ब्रेक होगा, जो टूटेंगे, वो कहाँ से, बोथ ब्रेक्स अकर इन वन आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एक आर्म से ही टूटेंगे। तो सेंट्रोमेयर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। अगर सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब जो क्रोमोसोम की शेप है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल है ABCDEF, तो ABEDCF, ठीक है। इसमें क्या होता है, पास में, पैरा मतलब होता है पास में, इन्वर्टेड पार्ट जो है उसमें सेंट्रोमेयर इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर हुआ आप लोग को? इसमें जो इन्वर्टेड पार्ट होता है सेंट्रोमेयर उसमें इंक्लूड नहीं है। जो ब्रेक होंगे दोनों वो क्रोमोसोम के एक आर्म पे हो रहे हैं, इसका मतलब सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं है अगर, तो क्रोमोसोम की जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, यानी पेरी मतलब हो गया अराउंड, सो यानी चारों ओर, ठीक है ना, चारों ओर। पेरी मतलब हो गया अराउंड, सो चारों ओर। इसमें जो है इन्वर्टेड पार्ट जो है वो सेंट्रोमेयर इंक्लूड होगा, यानी जो एक ब्रेक होगा वो शॉर्ट आर्म में से होगा और जो दूसरा होगा वो लॉन्ग आर्म में से होगा क्रोमोसोम की, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमेयर है, ये इसके पार्ट हो गए है ना, शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है। सॉरी मैंने तो एक जैसे हाइट के बना दिए ना, जैसे समझ लो शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो ब्रेक होगा वो कहाँ से होगा, एक शॉर्ट से हो रहा है, एक लॉन्ग से हो रहा है। इसमें क्या है, सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व हो रहा है। अगर सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व है तो जो क्रोमोसोम की शेप है उसमें चेंज आ सकता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें जैसे ABCDEFG, सेंट्रोमेयर जो है बिटवीन B और C के हैं, तो क्या होगा ABEDCFG, चेंज हो सकता है क्रोमोसोम की जो शेप है वो। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे डुप्लीकेशन के बारे में, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, टाइप्स डुप्लीकेशन के, कॉन्क्लूजन हो गया टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन कितने सारे हैं और ट्रांसलोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो क्या है, पॉइंट म्यूटेशन के ही टाइप्स हैं। इनको हम डिटेल में समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के बारे में, ट्रांसवर्जन के बारे में। उसके बाद हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो पॉइंट म्यूटेशन का ही टाइप है, जिसे हम गिब्रिश म्यूटेशन भी कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ आया हो, कोई दिक्कत नहीं हुई हो, तो
तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। और फिर से यही कहूँगी, अच्छी लगी क्लास तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप रिवीजन प्लीज़ ज़रूर करिएगा और मिलते हैं फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। मिलती हूँ आपसे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।